नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस मंजिल सीरीज में। अगर आपने पिछला वीडियोज नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाइए वहां से देखिए। 12th 2023 के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म को देखने वाले हैं। तो आपको हेडिंग डालना है प्रिज्म। ऑप्टिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म में जो सरफेस होता है उसका ट्रायंगुलर होता है, तो उस ट्रायंगुलर सरफेस को यहाँ पर उठाया जा रहा है और इसमें देखा जाएगा कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट करती है तो यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा और फिर यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर बाहर सरफेस और अंदर सरफेस देखा जाए तो इसके लिए इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे और इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अगर यहाँ और यहाँ देखा जाए तो इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे और इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से इस एंगल का नाम है ए। अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो आई इस एंगल को कहा जाएगा, उसके बाद इस एंगल को ई कहा जा रहा है, इस एंगल को R1 और इस एंगल को R2। तो जो सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको कहा जाएगा आई, उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको कहा जा रहा है R2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अलग अलग नाम देने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर इस ए को कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपको याद रखना है जो स्मॉल ई होगा इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है और ये होता है जनरल नोटेशन। और इस एंगल ए को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आपको याद रखना है कि इसके जो सरफेस पर सबसे ऊपर वाला जो वर्टाइसिस होता है इस पर जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये इस एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर इस एंगल का बात करना है। तो चूंकि ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। नॉर्मल यानी कि इस सरफेस पर एंगल 90 डिग्री का बना रहा होगा और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो इस एंगल का मान हो जाएगा 90 माइनस R1। उसी प्रकार से इसका मान हो जाएगा 90 माइनस R2। अब इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, मान लेते हैं कि इसका नाम है ABC। तो ट्रायंगल ABC में देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर एंगल A को कहा जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म और इसके बदला में लिखेंगे 90 माइनस R1 और इसके बदला में लिखेंगे प्लस 90 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से A माइनस R1 माइनस R2 बराबर, अब देखिए 90 हो जाएगा 180 और बराबर में भी लिखा हुआ है 180। तो 180 और 180 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 0, यानी कि ए इज नथिंग बट R1 प्लस R2। तो इसको एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है कि ए बराबर होता है R1 प्लस R2। अब चलिए अब यहाँ पर डायग्राम को जरा फिर से बनाते हैं। प्रिज्म है और यहाँ से इसका हो रहा है रिफ्रैक्शन, इसको कहा जा रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर यहाँ से एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो इस एंगल को कहा गया है आई और इसको कहा गया है R1। अगर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसको कहा गया है ई, जो कि एंगल ऑफ इमर्जेंस था, और इसको कहा गया है R2। अगर सबसे शुरुआत वाला इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाया जाए और इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है डेल्टा और इस डेल्टा को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि ये डेल्टा एंगल से डेविएट हो गया इसलिए इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें पता करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन का मान कितना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस वर्टेक्स का नाम है M और यहाँ पर नाम है N और यहाँ पर नाम है P। तो ट्रायंगल MNP में देखिएगा, MNP में इस एंगल का मान और इस एंगल का मान और इस एंगल का मान अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल MNP का एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा। अब जानते हैं कि बहिष्कोण का मान सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, मतलब कि द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ कंसेक्यूटिव टू इंटीरियर एंगल्स। तो इसका जो दो अंदर वाला कोण है, जो इंटीरियर एंगल है, इस बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा अगर दोनों को जोड़ देंगे तब। यानी कि सबसे पहले मुझे इसका वैल्यू पता करना है और इसका वैल्यू पता करना है। तो अगर इस एंगल का वैल्यू देखा जाए तो इस पूरे एंगल का वैल्यू हो जाएगा I। उसी प्रकार से अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो पूरे एंगल का वैल्यू हो जाएगा E। यानी कि अगर इस छोटू सा एंगल का बात किया जाए तो हो जाएगा I माइनस R1, और अगर इस छोटू सा एंगल का बात किया जाए तो हो जाएगा E माइनस R2। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, खुद से डायग्राम बनाइएगा, आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा ये कैसे होगा। तो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम कह सकते हैं, यानी कि हमको लिखना है फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल डेल्टा बराबर हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। यानी कि डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। आप देख सकते हैं I और E को इकट्ठा कर लिया गया और माइनस R1 माइनस R2 में से माइनस कॉमन ले लिया गया तो बच गया R1 प्लस R2। यानी कि डेल्टा इज नथिंग बट I प्लस E माइनस, अब देखिए A के बदला में लिखा गया है R1 प्लस R2, यानी कि डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। और इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। बोर्ड भी पूछता है, बोर्ड तो ड्राइव करवाता है इस चीज़ को, बोर्ड डायरेक्ट पूछता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होता है। अगर डेरिवेशन में पूछा है तो फिर ये आपका बहुत ही काम का चीज़ है, आप इसको एज इट इज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। या समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल कैसे कैसे बनता है थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री लगती है। ऑप्टिक्स वही बात होती है, अगर ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो फिर ऑप्टिक्स तो स्ट्रांग होगा ही। तो ऑप्टिक्स की खासियत होती है कि ज्योमेट्रिक्स बहुत यूज करवाता है ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर ज्योमेट्री यूज हो रहा है, तो अभी आपको दो फॉर्मूले मिल गए, ए बराबर R1 प्लस R2 और डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। अब इन जनरल नोटेशन आप किसी भी राइटर का किताब उठा लीजिए, इतना ही नोटेशन लिखा जाता है। और मैंने भी सोचा है कि जनरल नोटेशन ही लिखे। I यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर E मिल जाएगा। I को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E को कहा जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, उसके बाद A को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको कहा जाएगा R1 और इसको कहा जाएगा R2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने दो फार्मूले को ड्राइव किया है प्रिज्म से रिलेटेड। सबसे पहला फार्मूला था A बराबर R1 प्लस R2, इसको याद रखना है। और दूसरा फार्मूला था डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। दोनों फार्मूला को याद रखना है, जहाँ A का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, E का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। R1 R2 आपको पता है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, उस स्पेशल केस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल कितना डेविएट होगा, इसका एक स्पेशल केस पढ़ना होता है। तो आपको एज ए रिजल्ट एक बात याद रखना है, क्योंकि अगर ग्राफ बनाने चलूँगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो जितना छोटा हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ताकि समय बचेगा। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर एंगल बहुत ही कम हो, डेविएशन का एंगल, तो उसके लिए I का मान E के बराबर होता है और R1 R2 आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों हो जाएंगे A/2 के। देख सकते हैं अगर R1 R2 दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा A/2। अब इस चीज़ को आपको याद रखना है।
मैंने आपको कह दिया है कि आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, बिकॉज इसका डेरिवेशन थोड़ा सा टफ होता है, वहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ता है और वो भी पैराबोला का ग्राफ बनता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ न्यूमेरिकली भी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आपको इस रिजल्ट को याद रखना है कि अगर एंगल का मिनिमम डेविएशन होता है तो I बराबर E हो जाएगा और R1 बराबर R2 बराबर A/2 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं डेल्टा मीन का फॉर्मूला। पहले हम लिखते हैं डेल्टा का फॉर्मूला। डेल्टा बराबर लिखा हुआ है I प्लस E माइनस A। तो डेल्टा अगर मीन लिखा जाए तो I प्लस A माइनस A। अगर यहाँ से हम यहाँ पर E है, डेल्टा मीन बराबर I प्लस E माइनस A। यहाँ से I का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो I बराबर हो जाएगा, I बराबर डेल्टा मीन प्लस A माइनस E। आई थिंक यही होगा। अगर यहाँ से I का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो इसको और इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो डेल्टा मीन है, अब माइनस A है तो प्लस A हो जाएगा, अब प्लस E है तो माइनस A हो जाएगा। तो ये I का वैल्यू है। अब देखिए, अब जरा फिर से डायग्राम को बनाते हैं। प्रिज्म है, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर डाला गया नॉर्मल, यहाँ पर डाला गया नॉर्मल, नॉर्मल और यहाँ भी नॉर्मल। इसको कहा गया I और इसको कहा गया R1 और इसको कहा गया A, इसको कहा गया E और इसको कहा गया R2। तो ज़रा यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ को लगा कर देखते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू1 साइन I बराबर म्यू2 साइन R, इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। तो मान लेते हैं कि बाहर एयर है, ऐसे नॉर्मली अगर कोई मीडियम नहीं दिया रहता है तो मान लिया जाता है कोई एयर है। तो अगर बाहर एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हो जाएगा 1 और प्रिज्म का मान लेते हैं कि म्यू का वैल्यू म्यू ही है। तो म्यू1 के जगह पर हो जाएगा 1 इंटू साइन, और I के जगह पर इतना लिख देंगे, I बराबर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A माइनस E बराबर म्यू2 और इनटू में साइन R1। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है दिए हुए कंडीशन के अनुसार। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से अगर म्यू2 का मतलब म्यू2 के जगह पर म्यू ही होगा, अगर म्यू के वैल्यू यहाँ पर चाहिए तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा मिन प्लस A माइनस E बट्टा साइन R1। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो म्यू बराबर साइन डेल्टा मिन प्लस A माइनस E बट्टा साइन, और इस R1 के जगह पर लिखा जाएगा A बट्टा 2। आई थिंक सब सही हो रहा है। म्यू बराबर साइन डेल्टा मिन प्लस A माइनस E, R1 के जगह पर हो गया A/2। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद म्यू का वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए तो साइन डेल्टा मीन प्लस A माइनस C डिवाइडेड बाई साइन A/2। अगर यहाँ से एक वेरिएबल को और रिप्लेस किया जाए, यानी कि अगर इस E को हटा दिया जाए तो म्यू का जो एक्चुअल वैल्यू है हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फिर।
देखिए यहाँ पर जो वैल्यू रखा हुआ है डेल्टा मीन बराबर, अगर यहाँ से हम आई को ई बोले तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि ये तो कंडीशन ही होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का। तो आई के जगह पर ई पुट कर देते हैं, अब प्लस ई और माइनस में ए है, तो डेल्टा मीन बराबर हो जाएगा 2e माइनस ए। यानी कि अगर इसको यहाँ ले जाते हैं तो डेल्टा मीन प्लस ए बराबर हो जाएगा 2e, यानी कि ई बराबर हो जाएगा डेल्टा मीन प्लस ए बट्टा 2। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए, साइन डेल्टा मीन प्लस ए माइनस, और इस ई के जगह पर इतना रख दिया जाए, डेल्टा मीन प्लस ए बट्टा 2, और पूरा में हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो अब म्यू का जो आसान वाला फॉर्मूला है वो आपके लिए आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि म्यू बराबर साइन, अब देखिए यहाँ से डेल्टा मीन प्लस ए में से अगर डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2 को डिवाइड करेंगे तो बस यहाँ पर बच जाएगा, मतलब कि एक में से अगर आधा को हटाएंगे तो आधा बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2 और बट्टा में आ जाएगा साइन ए बाई 2। इस रिजल्ट को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, तो इसको याद रखना है। अब कहाँ से आया मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया गया है, क्योंकि 5 नंबर के लिए सवाल पूछता है कि इन प्रिज्म प्रूव डेट म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो इसको आपको याद रखना है, और इसको कैसे प्रूव किया गया है मैंने आपको ये भी बता दिया गया। अब इसमें एंगल का मिनिमम डेविएशन का कंडीशन हो गया, इसमें एक और कंडीशन आता है जिसको कहा जाता है फॉर थिन प्रिज्म। अगर थिन प्रिज्म होगा, प्रिज्म बहुत पतला होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो थिन प्रिज्म का मतलब होता है ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। जितने भी एंगल्स होते हैं सबके सब बहुत छोटा होता है। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, अगर थीटा बहुत छोटा है वेरी स्मॉल, तो उस कंडीशन में टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, या साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के बराबर हो जाता है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में टेन थीटा थीटा के बराबर और साइन थीटा थीटा के बराबर। दिस इज सेड टू बी बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। तो इसमें अगर हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं तो यहाँ पर म्यू बराबर इससे बराबर हो जाएगा डेल मीन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2। तो यहाँ से 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, टू और 2 हो गया कैंसिल। तो आई थिंक म्यू बच गया, ऊपर डेल्टा मीन प्लस म्यू बराबर डेल्टा मीन प्लस ए बट्टा ए, यही बचेगा बट्टा 2। ठीक है, अब यहाँ से फिर अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा म्यू इंटू ए बराबर डेल्टा मीन प्लस ए। अगर इसको इधर लाते हैं तो ए हो जाएगा कॉमन, म्यू माइनस 1 बराबर हो जाएगा डेल्टा मीन। यानी कि अगर यहाँ से ए का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेल्टा मीन बटा म्यू माइनस 1। तो ये एक और रिजल्ट आ गया। तो इतने सारे रिजल्ट आते हैं, और प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी बातें थे मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, और प्रिज्म में अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अगर प्रिज्म में कहीं भी क्वेश्चन देखिए तो आप इसे एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए, प्रिज्म से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।